हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु, अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी की विज्ञान भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। फर्स्ट पॉइंट है, धातुओं को अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। धातुओं और अधातुओं में अंतर कैसे किया जा सकता है? उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को देखकर। सबसे पहले देखेंगे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातु क्या होती हैं? कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जो कठोर हों, चमकीले हों, आघातवर्ध हों। आगे बताएंगे आघातवर्धता क्या होती है, तन्यता क्या होती है और ध्वनिक क्या होते हैं। ये तीनों ही पॉइंट आगे क्लियर करेंगे। और क्या हों? ऊष्मा और विद्युत के ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आघातवर्ध। आघातवर्ध क्या होता है? कठोर, चमकीले, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये तीनों पॉइंट आगे क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आघातवर्ध क्या होता है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या? कौन सा गुण धातुओं का जिसके कारण उन्हें पीट कर एक शीट में बदल दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। आगे देखेंगे तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिससे वह खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है तन्यता? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींच कर किस में परिवर्तित किया जा सके? तारों में। तो यह क्या कहलाता है? उनके तन्यता का गुण। नेक्स्ट है ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब धातुओं से बनी किसी वस्तु को अगर किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो क्या होगा? एक ध्वनि उत्पन्न होगी। कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? गायन ध्वनियाँ ये उत्पन्न करते हैं। तो इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, क्योंकि ये कोई किसी कठोर वस्तु से टकराने पर क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। धातुओं के अलावा जो पदार्थ होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते हैं। अब देखेंगे अधातुओं में क्या क्या गुण होते हैं भौतिक। कोयले तथा सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु के कौन कौन से गुण होते हैं? क्या होते हैं? ये नरम होते हैं, जबकि धातुएं क्या थी? कठोर थी। ये बिल्कुल धातुओं का उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? नरम होते हैं, दिखने में क्या होते हैं? मलिन या गंदे गंदे होते हैं, जबकि धातुएं क्या थी? वह चमकदार थी। हथौड़े की हल्की चोट से क्या हो जाते हैं? टूटकर चूर हो जाते हैं, जबकि वो क्या थी? वह हल्की चोट से टूटते नहीं थे। धातुएं जल्दी टूटती नहीं थी। क्या होते हैं? ध्वनिक नहीं होते हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं ध्वनि नहीं उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। और धातुएं क्या थी? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक थी। तो ये हो गए अधातुओं के गुण। ये धातुओं का जस्ट विपरीत होता है। उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। आगे देखेंगे सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं तथा उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये क्या है? देखिए धातु हैं लेकिन ये नरम होती हैं और इन्हें क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्या हैं? ये अपवाद हैं। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं? ये अपवाद हैं। सोडियम पोटेशियम नरम होते हैं, जबकि मरकरी क्या होती है? वो तो बिल्कुल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहती है। तो ये सभी अपवाद हैं। आगे देखेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हम देख चुके हैं, अब देखेंगे रासायनिक गुण। तो सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं।
दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि धातुएं ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। और इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। जबकि अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ये अधातु ऑक्साइड बनाती हैं और इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। जैसे कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे। फर्स्ट है, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल्टॉइस तथा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। क्या होता है? जब कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको अगर खुले में नम वायु में रख दिया जाता है तो क्या होता है? उसमें हल्की हरी कलर की एक परत जम सी जाती है। तो ये हरी कलर की परत किसकी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। कैसे अभिक्रिया करता है ये देखते हैं। 2Cu मतलब कॉपर प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जब ये सभी चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है? CuOH का होल्टॉइस, इसी को क्या कहते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और CuCO3 इसी को क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। तो मतलब क्या हुआ कि जब कॉपर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सभी जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। जैसे अभिक्रिया देखते हैं, लोहा Fe, ये लोहा को ही आयरन कहते हैं, ऑक्सीजन और जल, लोहा, ऑक्सीजन और जल जब मिलते हैं तो क्या बना? आयरन ऑक्साइड। क्या यहाँ पे कह रहा है? क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इसी को क्या कहते हैं? जंग भी कहते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? ये मैग्नीशियम Mg होता है और ऑक्सीजन O2। इन दोनों को जब क्रिया होगी तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। आगे देखेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। आगे है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये यहाँ पे दी गई है, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया और इसे जब जल से अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्या होती हैं? कुछ धातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कुछ धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन जो सोडियम धातु होती है ये क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील होती है और ऑक्सीजन और जल के साथ ये बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। जिससे क्या होता है? तीव्र गति से अभिक्रिया करती है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसके कारण इसे किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में इसे संचित रखा जाता है। आयरन जल में धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन क्या करता है? जल में धीमी गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु कैसे करती है? बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः धातु जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुएं अभिक्रिया करती थी और क्या बनाती थी? धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती थी। जबकि अधातुएं जो होती हैं, ये अधातुएं हैं, ये जल में अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय हो जाती हैं। जल में अभिक्रिया नहीं करती लेकिन वायु में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। जो अधातुएं वायु में ज़्यादा सक्रिय होती हैं उनको काहे में रखा जाता है? जल में, क्योंकि वे जल में अभिक्रिया नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए इसे जल में रखा जाता है। क्यों जल में रखा जाता है इस धातु को? क्योंकि जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं।
आगे देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया कैसे होती है। अम्लों से अभिक्रिया, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। अब देखिए अधातु जल में भी अभिक्रिया नहीं करते थे, लेकिन वायु से बहुत ज़्यादा करते थे, और यहाँ पे अम्लों से भी अधातु अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। पॉप ध्वनि क्या है, हाइड्रोजन की उपस्थिति को पॉप ध्वनि दर्शाती है। अब देखेंगे क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें भी पॉप ध्वनि हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुएं क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल हैं। क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं वह क्षारों से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जबकि जो अधातुएं होती हैं वे क्षारों से अभिक्रियाएं करती हैं, लेकिन बहुत वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जटिल होती हैं, कठिन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। क्या है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी धातु वह कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देगी, जबकि कम वाली ज़्यादा को नहीं कर पाएगी। आगे देखेंगे धातुओं और अधातुओं के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साज सामान, सजाने वाले सामान, खाना बनाने के पात्र या बर्तन, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। किसका प्रयोग इनमें किया जाता है, धातुओं का उपयोग। अब नेक्स्ट है अधातुओं का उपयोग निम्न है। क्या क्या है धातुओं के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है अधातु जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। किसे लेते हैं सभी सजीव श्वसन के समय अंदर, ऑक्सीजन O2 को, तो ये क्या है, ये अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, सभी सजीवों के श्वसन में, पौधों की वृद्धि हेतु उर्वरकों के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। बैंगनी रंग का विलयन किस में लगाया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में घावों में। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, कुछ अधातुएं पटाखों में भी प्रयुक्त होती हैं। तो यह क्या हो गए, अधातुओं के उपयोग। तो अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वायु, जल, मृदा और खनिज ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये क्या होते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। अक्षय मतलब कभी न क्षय होने वाले। तो मतलब क्या हुआ, प्रकृति में इतने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो हैं कि ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, कितना भी सूर्य का प्रकाश उपयोग करिए वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये तो हो गए समाप्त ना होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब देखेंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। क्या है, कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिनकी मात्रा सीमित रूप से है, जिनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। और ये क्या है, ये अगर मानव इनका ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, इन संसाधनों में कुछ हैं जैसे वन, जैसे वनों की कितनी ज़्यादा कटाई हो रही तो वो ख़त्म ही तो हो रहे हैं धीरे धीरे। वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी क्या हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन लेकिन कैसे हैं, समाप्त होने वाले। इनका अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्म से होता है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण कैसे होता है, सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं उन्हीं जीवाश्मों से होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन।
जैसे कोयला, कोयला को देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। क्या थे? घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। क्या हुआ कि वहाँ बाढ़ आ गई, जिसके कारण वो जो वन थे वे नीचे दब गए और उनके ऊपर क्या हो गई? मृदा जम गई। ऐसे धीरे धीरे उनके ऊपर मृदा जमती चली गई और वो जो वन थे पहले वाले वे नीचे दबते चले गए। तो क्या हुआ? ज़्यादा नीचे दबने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वे संपीड़ित होते गए और क्या हुआ? नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा उच्च ताप और दाब होगा। तो उच्च ताप और दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। काफ़ी ज़्यादा वहाँ उच्च ताप और दाब था, जिसके कारण क्या हुआ? वह मृत जो पेड़ पौधे थे वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए? कोयला। कोयला होता है ऐसा काला, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है चित्र पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या होता है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और किसके परिवर्तन के कारण? मृत वनस्पति, मतलब जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं उनके किस प्रक्रम द्वारा? धीमे प्रक्रम द्वारा। कोयले में जब वे परिवर्तित होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वनस्पतियों के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। किसके अवशेषों से बना है? ये वनस्पतियों के अवशेषों से बना है, तो इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? जीवाश्म ईंधन। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब वायु में कोयले को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये जल उठता है और क्या कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। उद्योग में कोयले का प्रक्रमण किया जाता है तो उससे कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से? कोक, कोलतार, कोयला गैस। ये तीनों ही चीज़ें आगे आपको बताएंगे क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले देखेंगे कोक क्या होता है। यह कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कैसा रूप होता है? शुद्ध रूप कार्बन का। कोक का इस्तेमाल इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। किसमें किसमें? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में। नेक्स्ट देखेंगे कोलतार क्या होता है। यह अपरी गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अपरी मतलब जो अच्छी ना लगे, वैसी गंध वाला एक काला और गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। इन सभी जगहों पर किसका उपयोग किया जाता है? कोलतार का। कोलतार के और भी उपयोग हैं, जैसे माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से। और ये किसके काम आती है? माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु। नेक्स्ट है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग आजकल किया जाने लगा है? पेट्रोलियम का उत्पाद है यह बिटुमेन। किसके निर्माण में? पक्की सड़कों के निर्माण में। पहले किसका उपयोग किया जाता था? कोलतार का। अब नेक्स्ट है कोयला गैस। ये क्या होता है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है कोयला गैस? जब कोयले के प्रक्रमण करते हैं और उसका कोक बनाते हैं तब कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोयला गैस। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। किस रूप में उपयोग की जाती है? ईंधन के रूप में। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार किस लिए किया गया था? सड़कों पर रोशनी के लिए। लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम। यह क्या होता है? इसका निर्माण कैसे होता है पहले देखेंगे। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, जबकि जो कोयला था उसका निर्माण किससे हुआ था? वनस्पतियों से हुआ था, पेड़ पौधों से हुआ था। पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ? समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनसे हुआ।
जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। जब ये जीव मर गए तो क्या हुआ, इनके जो शरीर थे वो समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया? उच्च ताप और दाब ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में मृत जीवों को परिवर्तित कर दिया। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। कब किया गया था? 1859 में। कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। कहाँ पे पता चला था? असम के माकुम नामक स्थान पर। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। पेट्रोलियम कैसा होता है? गहरे रंग का होता है, तेली होता है और इसकी गंध कैसी होती है? अप्रिय होती है, नापसंद वाली होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहम तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम में कई संघटकों का मिश्रण होता है। जैसे उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, स्नेहम भी होता है और पेट्रोलियम गैस भी होती है, पैराफिन मोम, ये सभी चीज़ों का मिश्रण पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इनको अलग अलग प्राप्त करना है तो उसको पृथक करना होगा। जैसे पेट्रोल को पृथक करना होगा, डीजल को अलग पृथक करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। कहाँ किया जाता है परिष्करण का कार्य? पेट्रोलियम परिष्करणी में। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बहुत अधिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पेट्रोलियम को? काला सोना। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं पेट्रो रसायन। इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अपमार्जक, रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? अपमार्जक बनाने में, रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ये रेसे पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक तीनों के ही बारे में। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों और यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अब आगे देखेंगे पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम में विभिन्न संघटक होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल और स्नेहक तेल, ये सभी पेट्रोलियम के संघटक हैं और उनके उपयोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों और उद्योगों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटरों में, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मोटरों में ईंधन के रूप में और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के लिए ईंधन में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल। डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है स्नेहन में। स्नेहन मतलब जैसे ग्रीस की जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वासलीन आदि बनाने में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन। बिटुमेन क्या है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंट एवं सड़क निर्माण में। आगे देखेंगे प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक जो गैस होती है जब उसको उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं तो जो प्राकृतिक गैस बनती है उसको
किस रूप में भंडारित किया जाता है? सीएनजी के रूप में। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग ईंधन वाहनों में भी किया जाने लगा है। सीएनजी गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें सीएनजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीएनजी का पाइपलाइनों का जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। सीएनजी के पाइपलाइनों का जाल कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात तथा दिल्ली के कुछ अन्य भागों पर। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में हमारे देश में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। प्रयोगशाला में मृत जीवों से क्या क्या बनाया जा सकता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। कौन सी समिति सलाह देती है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, इसी को कहते हैं PCRA। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन क्या हैं? सीमित रूप से हैं, इनका असीमित भंडार नहीं है, अतः इनका उपयोग किस तरह करना चाहिए? न्यायोचित, जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो वहीं पर इनका उपयोग करना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।